केंद्रीय प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के कई सांख्यिकी माप हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के कई सांख्यिकी माप हैं। 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत निम्नलिखित हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा अन्य 2 माध्य भी हैं: ज्यामितीय माध्य ज्योमेट्रिकल मीन्स, हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन्स। कुल मिलाकर ये 5 सांख्यिकी माप हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं या औसतों के सांख्यिकी माप हैं, जिसमें 3 सर्वाधिक प्रचलित हैं, जिसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनको अलग अलग तरह से निकालने की विधियाँ, इनके बारे में कंसेप्ट और इन तीनों में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसमें। और यह जानकारी एनसीईआरटी क्लास 11th स्टैटिक्स या सांख्यिकी पर आधारित है। अरिथमेटिक मीन्स या समांतर माध्य। x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बाई कैपिटल N इक्वल समेशन ऑफ x बाई कैपिटल N, जहाँ समेशन ऑफ x है सभी प्रेक्षणों का योग और कैपिटल N है प्रेक्षणों की संख्याओं का योग। यानी समांतर माध्य का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रेक्षण दिए हुए उन सबों को जोड़ करके प्रेक्षणों की संख्या से भाग कर दिया जाए तो सामान्य तौर पर समांतर माध्य प्राप्त किया जाता है। 2 श्रेणियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम समांतर माध्य का। एक होगा असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य, दूसरा होगा समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। अर्थात पहले वे आंकड़े होंगे जो नॉन ग्रुप होंगे, अर्थात जिनका समूह नहीं होगा, और दूसरे वे आंकड़े होंगे जो ग्रुपिंग जिनकी होगी या समूह जिनका होगा। तो 2 श्रेणियों के अंतर्गत हम समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे। पहला है असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए समांतर माध्य। इसमें पहली प्रत्यक्ष विधि है या डायरेक्ट मेथड है, जिसके माध्यम से हम समांतर माध्य सीधे सीधे निकाल सकते हैं। और इसका सूत्र होता है x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x बाई n, जिसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं, जहाँ समेशन ऑफ x दिए गए आंकड़ों का योग है और कैपिटल N दिए गए आंकड़ों की कुल संख्या है। दूसरी विधि इसकी होती है कल्पित माध्य विधि, यानी कल्पना करके माध्य विधि से हम समांतर माध्य प्राप्त करते हैं। कल्पित माध्य विधि यानी कल्पित या कल्पना की गई जो विधि है, इसमें हम ज़्यादातर माध्य या बीज की संख्या को कल्पना के रूप में लेते हैं। तो इसमें x बार या समांतर माध्य इक्वल टू है समांतर x बार इक्वल टू कैपिटल A प्लस समेशन ऑफ स्मॉल d बाई कैपिटल N, जहाँ A कल्पित माध्य है, यानी इसको हमने कल्पना से एक संख्या मान ली है। आमतौर पर यह बीज की संख्या होती है और कैपिटल N जो है प्रेक्षणों की कुल संख्या है। कैपिटल या स्मॉल d इक्वल टू होता है x माइनस कैपिटल A। x जो आपका है वह दिए गए आंकड़े हैं और A जो है हमने जो माना है काल्पनिक मात्रा या काल्पनिक संख्या वह है। अर्थात D प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रेक्षणों की प्रत्येक संख्या में से हम कल्पित संख्या जो मानते हैं कैपिटल A को घटा करके फिर उन सबों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद पुनः हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग करेंगे x बार इक्वल टू कैपिटल A प्लस समेशन ऑफ D बाई कैपिटल N। इस तरह से हम कल्पित माध्य विधि से भी समांतर माध्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि देखते हैं समूहित
आंकड़ों के लिए समांतर माध्य अर्थात जिन ऐसे आंकड़े जिनकी ग्रुपिंग है अर्थात जो ग्रुप में है, ऐसे आंकड़ों के लिए हम समांतर माध्य अरिथमेटिक में देखेंगे। पहला इसमें है विविक्त श्रृंखला अर्थात जिसमें कोई वर्ग अंतराल नहीं होता है। विविक्त श्रृंखला अर्थात जिसमें कोई वर्ग अंतराल नहीं होता है, ऐसे समूहित आंकड़ों के बारे में हम देखेंगे। पहली विधि इसमें देखते हैं डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स है चरों के उत्पाद तथा बारंबारताओं का योग अर्थात उसमें जो बारंबारताएं दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, दो यहाँ पर होंगे, एक एफ होगा एक एक्स होगा अर्थात एक पद होगा और उसकी बारंबारता होगी या पुनरावृत्ति होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको जोड़ देंगे, वह समेशन ऑफ एक्स होगा। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है अर्थात बारंबारता दी हुई है उसको जोड़ देंगे और दोनों का भाग कर देंगे, वहीं उसका समांतर माध्य हो जाएगा समूहित आंकड़ों के लिए। दूसरा कल्पित माध्य विधि अर्थात कल्पना द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अर्थात मान करके भी, जिससे कि हम उसमें देखे थे। इसमें क्या करेंगे, जो चर है या एक्स है उसमें मध्य की संख्या को हम कल्पना द्वारा कोई संख्या मान लेते हैं कैपिटल ए और उसको डी प्राप्त कर लेंगे। डी के लिए हमने पीछे देखा था कि डी इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल ए था, प्रत्येक संख्या में से घटाई गई संख्या थी। फिर उन संख्याओं को जोड़ करके हमने स्मॉल डी प्राप्त कर लिया था। और यहाँ पर सी जो होगा, सी यह उसमें कॉमन गुणांक होगा अर्थात उसका अपवर्तनांक होगा अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसको संपूर्ण संख्या में भाग देने से कट जाए, तो इसको हम कॉमन रूप से मल्टीप्लिकेशन सी कर देंगे। तो यह जहाँ पर आपका होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बाई समेशन ऑफ एफ, जहाँ डी डैश इक्वल टू डी बाई सी और डी है एक्स माइनस ए बाई सी। इस प्रकार से हम कल्पित माध्य विधि से भी समांतर माध्य प्राप्त कर लेंगे। और इसको एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी वाई समेशन ऑफ एफ के रूप में भी कर सकते हैं अर्थात सी का प्रयोग न करते हुए डायरेक्ट हम ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी वाई समेशन ऑफ एफ कर सकते हैं। इसमें बड़ी संख्याओं जब सी होंगी उसको काट करके हम छोटी संख्या बनाने के लिए सी का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम डायरेक्ट इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। सतत श्रृंखला अर्थात वर्ग अंतराल दिया गया हो तब के लिए हम समांतर माध्य देखते हैं। इसका सूत्र है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम बटे समेशन ऑफ एफ, जहाँ पर आपका है प्रत्येक वर्ग के लिए मध्यमान प्राप्त करें जिसे यम द्वारा दर्शाया गया है और समेशन ऑफ एफ एम निकालें और प्रत्यक्ष विधि सूत्र का प्रयोग करें। कहने का आशय यह हुआ कि यम यहाँ पर जो आपका है वह वर्ग अंतराल में दो सीमाएं होती है, एक उच्च सीमा एक निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर लीजिए अर्थात मध्यमान प्राप्त कर लीजिए, वही यम होगा। उसको आमतौर पर यक्स भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ मीन लिया गया है, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 वह यम होगा और यफ में अर्थात फ्रिक्वेंसी में यम का मल्टीप्लिकेशन करके सभी का हम योग प्राप्त कर लेंगे अर्थात जितने भी यफ और यम का गुणा किया गया है सभी को जोड़ लेंगे तो समेशन ऑफ एफ एम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी का अलग से जोड़ लेंगे तो समेशन ऑफ एफ होगा और पहले सामान्य जो विधि है उसके थ्रू हम समांतर माध्य निकाल लेंगे अर्थात एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम बटे समेशन ऑफ एफ। ये सामान्य प्रक्रिया है अर्थात वर्ग अंतराल में हम दोनों वर्गों अर्थात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़कर उसका आधा करते जाएंगे, जो यम प्राप्त होगा उस यम का एफ में गुणा करके संपूर्ण एफ एम को जोड़ लेंगे और एक आवृत्ति जो एफ है उसको जोड़ लेंगे, दोनों का भाग करके हम समांतर माध्य प्राप्त कर लेंगे। तो हम कल्पित माध्य से भी प्राप्त कर सकते हैं। जब यम प्राप्त हो जाएगा, यम प्राप्त करने के बाद हम डी प्राप्त कर लेंगे अर्थात डी इक्वल टू वहाँ पर हमने देखा एक्स माइनस ए था, यहाँ पर हम यम माइनस ए कर देंगे क्योंकि एक्स और यम को एक ही रूप में दिखाया गया है, हालांकि दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है लेकिन सिंबल अलग अलग दिखाए गए हैं। एक्स चर होगा
और यहाँ यम भी चर है। यम यहाँ जो उच्च और निम्न पदों के योग का औसत है अर्थात मध्यमान है। तो सूत्र उसी तरह से हम प्रयोग करेंगे, अर्थात एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन आप एफ डी डैश बटे समेसन आप एफ इंटू सी। सी का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दोनों हमारे विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर हम इसको एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन आप एफ डी बटे समेसन आप एफ के माध्यम से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ आप यहाँ पर सूत्र में दिया गया डी इक्वल टू एम ए बाई सी है और ए कोई स्वैच्छिक संख्या जैसे कि हमने काल्पनिक संख्या मानी हुई थी, आमतौर पर मध्य में मानी जाती है, और सी समापवर्तक अर्थात ऐसी संख्या जो दिए गए चरों के सभी को काट सके अर्थात विभाजित कर सके। नोट में देखते हैं समांतर माध्य से मदों के विचलनों का जोड़ सदैव शून्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात समेसन आप इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो, अर्थात दी गई संख्याएं का समेसन या योगफल और उनके समांतर माध्य के औसत का योग का अंतर शून्य होगा। समांतर माध्य चरम मानों द्वारा प्रभावित होता है, यह ध्यान देना है। समांतर माध्य चरम मानों द्वारा प्रभावित होता है, दोनों ही छोरों पर कोई भी चरम मान इसके मूल्य को ऊपर या नीचे कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं माध्यिका या मीडियम के बारे में। दूसरा सर्वाधिक प्रचलित औसत मान निकालने की विधि को देखते हैं, माध्यिका या मीडियन। इसमें आंकड़ों में चरम मानों की उपस्थिति के द्वारा समांतर माध्य प्रभावित होता है। यदि आप केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप लेते हैं जो आंकड़ों की स्थिति पर आधारित है तो यह चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है। माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है, माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो विवरण को दो भागों में देता है, विवरण को दो भागों में करके देता है, बांट देता है। इसमें स्टेप क्या इसका है, सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, यानी माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं और समूहित आंकड़े दिए हुए हैं अर्थात जिनका कोई ग्रुपिंग नहीं, समूह नहीं, उनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद माध्यिका की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए इक्वल टू कैपिटल एन प्लस एन बाई टू वे पद का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात एन इसमें जो है दिए गए पदों की संख्या है, जितने भी पद दिए हुए हैं उसमें एक जोड़कर उसका आधा निकाल देंगे, जो आएगा वहीं क्रम से काउंट कर लेंगे, जो पद आएगा क्रम से काउंट कर लेंगे, अर्थात बाएं तरफ से दाहिने तरफ काउंट कर लेंगे, जो संख्या आएगी वहीं उसका माध्यिका होगी। इसमें भी दो बातें निर्धारित हैं। पहला, यदि दी गई पदों की संख्या इवेन या सम हो तब माध्यिका के लिए अलग सूत्र होता है, और यदि दिए गए पदों की संख्या आड हो या विषम हो तो उसके लिए माध्यिका को हम अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। यदि दिए गए पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए सूत्र यही प्रयोग होगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यिका की अवस्थिति के लिए। ये आपका 8 नंबर के लिए है, 8 नंबर के लिए यही सूत्र होगा, अर्थात यह होगा 8 के लिए n प्लस 1/2 पद। यदि विषम संख्याएं दी हुई हैं, विषम संख्याएं का मतलब वे संख्याएं जो 2 से न कटे, अर्थात 1, 3, 5, 7, 8 7, 9, 11, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे वे संपूर्ण संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याओं के लिए आपका जो माध्यिका का सूत्र होगा यह होता है n प्लस 1/2। और यदि दी गई संख्याओं की संख्या सम हो अर्थात जो 2 से कटे, अर्थात आपका 10, 20, 50 जो भी हो, अर्थात जो 2 से कटे सम संख्या हो, ऐसी संख्याओं के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और r/2 पद होता है। यह ध्यान देना है कि n/2 पद होगा
प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद होगा, और सम इसको जोड़ करके फिर इसका हाफ करेंगे, जो आएगा वह पद जो होगा उसकी माध्यिका होगी। इस सम के लिए है। दूसरा देखते हैं, विविक्त या असंतृप्त श्रृंखला या विविक्त या असतत श्रृंखला, अर्थात जिसमें वर्ग अंतराल न हो। अर्थात समूहित श्रृंखला में ऐसी श्रृंखला जिसमें वर्ग अंतराल न हो, अर्थात ग्रुप हो लेकिन उसमें वर्ग अंतराल न हो। ऐसी श्रृंखलाओं के लिए माध्यिका होती है। विविक्त श्रृंखला में माध्यिका की अवस्थिति अर्थात n+1/2 वहाँ इकाई होती है। इसमें संचयी बारंबारता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस अवस्थिति पर संगत मान ही माध्यिका का मान होता है। अर्थात ऐसे के लिए पहले हम संचयी बारंबारता या CF निकालते हैं। अर्थात जो F दिया होता है, जो आपकी बारंबारता दी हुई है, उसको हम बारंबारता में ही जोड़ करके एक संचयी बारंबारता बनाते हैं, और उसमें जो पदों की संख्या है उसमें n+1/2 प्राप्त करके हम संचयी बारंबारता के माध्यम से हम माध्यिका को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ x है और f है और यहाँ CF है। यदि हम 1 2 3 4 इसको लेते हैं और इसको लेते हैं 7 8 9 10 11, तो संचयी बारंबारता होगा आपका, इसको जोड़ते जाएंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, और यदि 11 है तो यह हो जाएगा 11 एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। ये आपका है जैसे x, यह आपका दिया हुआ चर है और यह फ्रीक्वेंसी f है। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8, और यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 10 20 30 और 40 लेते हैं। तो CF हो जाएगा, पहला आपका जो यहाँ पर होगा 10 होगा, दूसरा 10 और 20 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 और यह 30 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 60 में 40 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। कहने का आशय ये हुआ कि CF जो था, CF का फाइनल योग 100 आया था, तो यही n होगा। n इक्वल टू हो जाएगा 100/2 + 1 अर्थात 50 1 51। अब 51 देखेंगे किसके अंतर्गत आया है, तो 51 जो था वह 60 के अंतर्गत उसमें होगा, तो 60 के संगत जो मान होगा वहीं उसकी माध्यिका होगी। सतत श्रृंखला ऐसी श्रृंखला, सतत श्रृंखला या ग्रुपिंग सीरीज है जिसमें आपका वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल दिया होगा। इसकी माध्यिका के लिए हम देखते हैं, सतत श्रृंखला में वह मध्य वर्ग ढूंढना है या वर्ग अंतराल ढूंढना है जहां मद न कि n+1/2 पद निहित है, तब माध्यिका को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। माध्यिका जो होगी इस रूप में होगी। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, या इसके सरलीकरण रूप को हम देखते हैं या साधारण रूप में देखते हैं। सतत श्रृंखला जिसमें वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल दिया हो, उसके लिए माध्यिका स्मॉल m इक्वल टू होती है L1 + L2 - L1/f × m-c। यह आपकी माध्यिका का सूत्र है जब श्रृंखला सतत हो और जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो, उसके लिए यह सूत्र होता है माध्यिका का। इसमें देखते हैं क्या दिया, जहां L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा से निकाला गया पद है, m है n/2 से निकाला गया पद है, और f जो आपका है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है, और c जो है माध्यिका वर्ग से पहले की आवृत्ति है। पहले हम n/2 निकालेंगे, न कि n/2 + 1 निकालेंगे। यह निकालेंगे, और निकालने के बाद हम देखेंगे कि n/2 किससे संबंधित है या किस पद से संबंधित है। उस संबंधित पद के लिए हम उस
कि वर्ग अंतराल को देखेंगे, और वर्ग अंतराल जो होगा आपका उसमें L1 लेंगे, जो कि उसकी जैसे आपका वर्ग अंतराल 10-20 आ गया, तो उसमें L1 जो होगा 10 होगा और L2 जो होगा वो 20 होगा, अर्थात उच्च सीमा यहाँ 20 है, L1 जो है 10 है, तो L1 L2 हो गया। और F इसी के सामने जो संबंधित आपकी फ्रिक्वेंसी F होगी वो उसकी माध्यिका वर्ग की जो है वर्ग अंतराल है वो F होगा। और M जो है n/2, अर्थात जो पदों की संख्या थी, अर्थात F दिया हुआ है, उसको हम जोड़ करके जो F जोड़ने का मतलब CF हम निकाल सकते हैं। CF अभी हम निकालना सीखे हैं, उसका जो फाइनल संख्या होगी या F को जो जोड़ देंगे समेसन आप F होगा, उसको हम n/2 उसको n मान लेंगे, n/2 निकालेंगे, जो n आएगा वही n/2 जो आएगा वो m होगा। और C जो होगी माध्यिका वर्ग से पहले, अर्थात माध्यिका वर्ग से पहले जो आपकी माध्यिका वर्ग से पहले जो आपकी संचयी आवृत्ति होगी वही आपका C होगा। इसको भी एक छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका वर्ग अंतराल दे दिया हो 10-20, 30-40, 40-50, और इसमें आपका F दिया हो 5, 6, 7, तो CF निकाल लेंगे। CF अभी हमने देखा 5 होगा, 6 5 11 और 7 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। अच्छा 18 यहाँ M हो गया, n हो गया, सॉरी n हो गया, n इक्वल टू 18 हो गया, तो m हो जाएगा 18/2 अर्थात 9 हो जाएगा। अब 9 देखेंगे किसके अंतर्गत है, 9 आपका 11 के अंतर्गत है, अर्थात दूसरी संख्या के अंतर्गत है। तो यह जो आपका हो जाएगा किस F के अंतर्गत है, यह संख्या आप यदि 8 माने हैं इसको सपोज, तो यह F हो जाएगा। और इसी के सामने वाली संख्या दूसरे 30-40 जो L1 L2 हो जाएगा। और F हमने देख लिया, M हमने देख लिया, N1 N2 देख लिया, और C जो होगी माध्यिका वर्ग से पहले, अर्थात माध्यिका वर्ग से पहले जो संचयी बारंबारता था C = 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करके माध्यिका को निकाल सकते हैं। अब नोट में देखते हैं, सतत श्रृंखला में वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। सतत श्रृंखला में वर्ग अंतराल समान होना चाहिए, अर्थात उसके बीच जो अपवर्तक है या समापवर्तक है वो समान होना चाहिए, जैसे जिसको हम C माने थे, जैसे 10 का अंतर है, 20 का अंतर है। तथा श्रृंखला को बहुलक के परिकलन के लिए अपवर्जी होना चाहिए। यदि मध्य बिंदु दिए गए हैं तो वर्ग अंतराल को निकालना पड़ता है। इसके बाद समांतर माध्य माध्यिका व बहुलक की सापेक्ष स्थिति के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम बहुलक को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं बहुलक या मोड। बहुलक शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से व्युत्पन्न जो विवरण है का घोतक है, अर्थात बहुलक जो है, मोड जो है, यह फ्रेंच भाषा संबंधित है, क्योंकि यह सबसे अधिक बार दोहराया जाता है, अर्थात जो जितनी बार दोहराया जाएगा, जिसकी मात्रा सर्वाधिक बार आई रहेगी वही उसका बहुलक होगा। इसको MO द्वारा दर्शाया जाता है। बहुलक का अविकलन या इसको कैसे निकालते हैं, पहले इसमें है विविक्त श्रृंखला, इसमें भी हम विविक्त श्रृंखला के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद सतत श्रृंखला के माध्यम से देखेंगे। विविक्त श्रृंखला में आंकड़ों का समुच्चय में सबसे अधिक बार जो आया हो, अर्थात ऐसे आंकड़ों का ऐसा समुच्चय जिसमें सबसे अधिक बार जो आया हो वही उसका बहुलक होता है। यह जरूरी नहीं है कि बहुलता समांतर माध्य माध्यिका की भांति एकल ही रहे, जिसमें दो बहुलक, द्विबहुलकी या अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। संभव है कि एक बहुलक भी न हो, अर्थात इसमें एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, दो बहुलक हो सकते हैं, या कोई भी बहुलक नहीं हो सकता है। सतत श्रृंखला को इस सूत्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसको हम संक्षेपीकरण या इसको सरलीकरण या सरल रूप में देखते हैं। सतत श्रृंखला के लिए बहुलक, अर्थात जिसमें आपका वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल दिया गया हो, उसके लिए बहुलक हम देखते हैं। बहुलक Z बराबर या MO बराबर L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × L2 -
L1 L2 वैसे ही है जैसे कि हमने माध्यिका में देखा। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति है, F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति है, और F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है। L1 L2 के लिए बहुलक अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसके सामने के हम L1 L2 देखेंगे अर्थात उच्च सीमा निम्न सीमा देखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसके सामने को हम F1 देखेंगे, और उससे ऊपर वाला जो होगा F1 से वो F0 होगा, और उससे नीचे वाला जो होगा वो F2 होगा, और इस चित्र में प्राप्त करके हम MO या बहुलक आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब देखते हैं समांतर माध्य माध्यिका एवं बहुलक की सापेक्ष स्थिति में। इसमें समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन्स को ME से दिखाया गया है। माध्यिका जो आपकी होगी MI से दिखाया गया है, और बहुलक को M0 या MO से दिखाया गया है, जहाँ E, I और O पदांक सब्सक्रिप्ट्स हैं। इन तीनों की सापेक्ष स्थिति ये होती है, अर्थात MI बड़ा होता है MI से और MI बड़ा होता है MO से। कहने का आशय ये हुआ कि समांतर माध्य बड़ा होता है माध्यिका से और माध्यिका बड़ी होती है बहुलक से, या ऐसे भी हम कह सकते हैं ME लेस देन MI, ME लेस देन MI, MI लेस देन MO होती है। माध्यिका सदैव समांतर माध्य और बहुलक के बीच में होती है, यानी माध्यिका जो MI है वो सदैव समांतर माध्य ME और बहुलक MO के बीच में होती है। इन तीनों में संबंध को देखते हैं। MO इक्वल टू होता है 3ME माइनस 2MI। यहाँ पर M जो है वो बहुलक है, ME जो आपका है समांतर माध्य है, और M जो इसमें है ME जो है मीडियन है, और M जो है इसमें समांतर माध्य है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, अर्थात इसका सरलीकरण रूप करना चाहें तो M0 इक्वल टू ME माइनस 2A, जहाँ A जो है अरिथमेटिक मीन होता है, और ME से जो हुआ मीडियन हम इसको कहेंगे, अर्थात यह आपका समान आपकी माध्यिका होगी, और MO जो होगा वह मोड होगा, अर्थात यह बहुलक होगा। तो इस रूप में यदि हम देखें यहाँ पर यह M यदि इस फॉर्म में न देख करके यदि इस रूप में हम देखना चाहें तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से हो जाएगा, यानी MO बराबर 3 माध्यिका है, ये 3 माध्यिका यानी MI माइनस 2ME, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका का माइनस 2 गुना समांतर माध्यिका, अर्थात माध्यिका के 3 गुने में से समांतर का 2 गुना घटा दिया जाए तो बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि माध्यिका के 3 गुने में से समांतर माध्य के 2 गुने को घटा दिया जाए तो बहुलक प्राप्त हो जाएगा। या इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं ME बराबर M0 प्लस 2M/3 है, जहाँ ME यहाँ पर है मीडियन, और कैपिटल M जो यहाँ पर दिखाया गया है वो समांतर माध्य है, MO जो है इसका मोड है। तो इस रूप में भी हम तीनों के संबंध को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। संक्षेप में कुछ और जानकारी देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसे एकल मान द्वारा आंकड़ों को संक्षिप्त करता है जो संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सके। पहली जानकारी है समांतर माध्य को प्रेक्षणों के मान के योग का प्रेक्षणों की संख्या से विभाजन के भागफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है समेशन ऑफ x बाई कैपिटल N, जिसको हमने ऊपर देख चुके हैं। समांतर माध्य से दो मदों के विचलनों का योग सदैव शून्य के बराबर होता है। अभी हमने देखा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 था, बताना चाह रहा है। कभी कभी यह महत्वपूर्ण होता है कि विविध मदों के भार उनके महत्व के अनुसार निर्दिष्ट किए जाएं।
माध्यिका वितरण का केंद्रीय मान्य है। माध्यिका विवरण या वितरण का केंद्रीय मान है, अर्थात माध्यिका से कम मानों की संख्या उससे अधिक मानों की संख्या के बराबर होती है। चतुर्थक मानों की कुल समुच्चय को 4 भागों में बांटते हैं। बहुलक वह मान हो जो सबसे अधिक बार प्रकट होता है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही बहुलक उसका होगा। यहाँ पर यह सरल दंड आरेख है। यहाँ पर यह सरल दंड आरेख है, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि सरल दंड आरेख के माध्यम से उत्पादन, फसल, जनसंख्या आदि को प्रदर्शित किया जा सकता है। दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़े के परिमाण को प्रकट करती है। इसके लिए आंकड़े बारंबारता वाले या गैर बारंबारता वाले दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दंड आरेख, जिसमें सरल दंड आरेख को हमने देखा है। मल्टीपल बार डायग्राम यानी बहुदंड आरेख, इसमें हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इत्यादि का विवरण या अंक, जो विवरण है मार्कशीट या अंक जो हम निर्धारित करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसके द्वारा हम जो है मल्टीपल बार डायग्राम को प्रदर्शित करते हैं। घटक दंड आरेख, कंपोनेंट बार जो है, जैसे यहाँ पर आपका जो तीसरी पाइयों से रंगा हुआ है, ये विद्यालय में नामांकन है, और ये दूसरे विद्यालय में नामांकन जो सफ़ेद है, इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं छात्र छात्राएँ सभी छात्र हैं, इसको घटक दंड द्वारा हम दिखा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वृत्त आरेख या पाई डायग्राम या वृत्त चार्ट होता है। जो भी वृत्त चार्ट है का एक घटक आरेख है। वृत्त चार्ट भी एक घटक आरेख का ही उदाहरण है। नोट में दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े भी अच्छी तरह वृत्त चार्ट द्वारा दिखाए जा सकते हैं, अर्थात जो दंड आरेख द्वारा नहीं दिखाए जा सकते आंकड़े, वे वृत्त चार्ट या पाई चार्ट द्वारा दिखाए जा सकते हैं। यहाँ पर केवल इसकी आवश्यकता होती है कि वृत्त आरेख बनाने से पहले घटकों को निरपेक्ष मान को प्रतिशत रूप में बदलना होता है। अर्थात कहने का मतलब वृत्त चार्ट जो होता है, इसके सेंटर का एंगल जो आपका होगा 360, क्योंकि एक बिंदु पर कोण जो 360 का बनता है, और प्रतिशत मान होता है 100 का, अर्थात यहाँ पर 100% बराबर 360 को मान करके हम पाई चार्ट या वृत्त चार्ट की कल्पना करते हैं या इनको निकालते हैं। 100% बराबर होता है 360 डिग्री, डिग्री और परसेंट में ये संबंध करके हम वृत्त चार्ट या पाई चार्ट को आसानी से निकालते। इसके बाद बारंबारता आरेख को देखते हैं। इसमें आपका जो है आयत चित्र है। आयत चित्र के माध्यम से बहुलक आसानी से प्राप्त किया जाता है। यहाँ बारंबारता बहुभुज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसके माध्यम से भी हम बहुलक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मोड दिया हुआ है 80.80.6। इसमें चतुर्थक का सूत्र यह होता है QD = Q3 - Q1/2 होता है। माध्य विचलन के लिए सूत्र यह होता है MD = समेशन ऑफ मॉड ऑफ D/N, जहाँ मॉड ऑफ x - A = D होता है। और मानक विचलन के लिए सूत्र यह होता है, जिसमें आपकी इतनी विधियाँ होती हैं, जिसमें वास्तविक माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि और यह होता है। इस प्रकार से हम मानक विचलन भी प्राप्त कर सकते हैं।